हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं लाइफ प्रोसेसेस की। और लाइफ प्रोसेसेस में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर सबसे पहली प्रोसेस की, दैट इज न्यूट्रिशन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि अभी तक हमने क्या चीजें समझी हैं और अब हमारा टॉपिक क्या चल रहा है। यहाँ पे हमने कहा हम बात कर रहे हैं सबसे पहले प्रोसेस की, दैट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन के बारे में बात कर रहे हैं। दो टाइप का न्यूट्रिशन हमारे पास आया है, ऑटोट्रॉप और हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप में हमारा जो एग्जाम्पल चल रहा है वो है यहाँ पे फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के बारे में हम बात कर चुके हैं। यहाँ पे जो लाइट रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन हो चुकी है। अब डार्क रिएक्शन में क्या होता है, यानी कि जिसे हम C3 साइकिल कहते हैं या कैल्विन साइकिल कहते हैं। कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल में हम एक जनरल आइडिया ले लेंगे, क्योंकि पूरी साइकिल हमारे पास अभी आती नहीं है। जब आप क्लास 11th में जाएंगे तब हम पूरी साइकिल को पढ़ते हैं कि कैल्विन साइकिल या C3 साइकिल किसने दी है, किस बेसिस पे दी है, क्या होता है C3 साइकिल में। जैसे कि आपने जो लाइट रिएक्शन पढ़ी है, लाइट रिएक्शन में आपने सारी चीजें अभी डिस्कस नहीं की है। यहाँ पे भी हमने एक जनरल आइडिया लिया है। C3 साइकिल बेसिकली एक साइकिल होती है, ठीक है, जिसमें कि हमारा प्रोडक्ट बनता है। यहाँ पर एक्यूमुलेट होता है कार्बन। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, एक्यूमुलेट होता है कार्बन। हमने कहा यहाँ पर वो प्रोसेस होगी जहाँ पे ग्लूकोज बनेगा और यहाँ पर यूज होता है कार्बन डाइऑक्साइड का। अभी तक आपने लाइट रिएक्शन में देखा, आपने सनलाइट का यूज देखा है। ठीक है, सनलाइट का यूज किस लिए किया जा रहा है, एटीपी के फॉर्मेशन के लिए हम कर रहे हैं। जब यहाँ पर आपने कहा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होगा, वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता रहेगा, तभी एटीपी से एटीपी बनेगा। तो यहाँ पर आपने कहा सनलाइट का यूज हमने देखा। ठीक है, दूसरा हमने देखा H2O, जो कार्बन की जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है उसको पूरा करने के लिए हमने वाटर का यूज देखा। और आपने कहा कि सनलाइट को जो एब्जॉर्ब कर रहा है वो है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की हमने बात की थी। यहाँ पे एंटीना का फॉर्मेशन जो यहाँ पे कर रहा है क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल भी हमने पढ़ा है यहाँ पे। तो हमने कहा तीन चीजों का यूज तो हमने देख लिया है कि तीन चीजें क्या यूज कर रही हैं। तीनों चीजें यूज हो रही हैं अपने का लाइट रिएक्शन में। लाइट रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या है, तो लाइट रिएक्शन में एटीपी बन रहा है, NADPH2 बन रहा है। ये सारे लाइट रिएक्शन के यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट हैं। अब यहाँ यूज होता है कार्बन। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब यहाँ पर यूज होता है तो आपने कहा पहली जो पूरी साइकिल चलती है उसमें एक कार्बन जमा होता है, फिर दूसरी जो साइकिल चलती है उसमें दूसरा कार्बन यहाँ पे क्या होता है, जमा होता है। ऐसे कर करके आपने कहा 3, 4, 5 और 6 साइकिल चलती है और यहाँ पे 6 कार्बन क्या हो जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं। और ऐसे ही ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है। क्या फॉर्मूला है ग्लूकोज का, C6H12O6। ये है फॉर्मूला ग्लूकोज का। तो आपने कहा C3 साइकिल क्या होती है, 6 बार जब चलती है तब जाकर के यहाँ पर क्या बनता है, ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल यहाँ पर बनता है। अब जब ये कैल्विन साइकिल चल रही होगी तो यहाँ पर हम यूज करते हैं जो डार्क रिएक्शन का प्रोडक्ट है, यानी कि एनर्जी यहाँ पर यूज होगी। एटीपी का यूज होगा, NADPH का यूज यहाँ पर होगा। आपसे जब आप हायर क्लासेस में जाएंगे तो आपसे पूछा जाता है कि कितने एटीपी आपने यूज किए, कितनी NADPH आपने यूज किए, ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो कैल्विन साइकिल जो है अभी हम डिटेल में नहीं देख रहे हैं। एक आइडिया आपने ले लिया है कि लाइट रिएक्शन में एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है और डार्क रिएक्शन में एटीपी का यूज करके यहाँ पे ग्लूकोज का फॉर्मेशन बनता है। तो फाइनली आपने कहा लीफ जो मेसोफिल सेल है उसमें ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो जाता है जब ये दोनों रिएक्शन होती हैं। ध्यान ये चीजें रखनी है कि ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन में हमने कहा कि हमें क्या है, यहाँ पर लाइट की रिक्वायरमेंट है। लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन लाइट के प्रेजेंस में जो प्रोडक्ट बने हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि एटीपी। ठीक है, तो C3 साइकिल तभी होगी जब यहाँ पर इनफ एनर्जी जो है वो यहाँ पर होगी। C3 साइकिल अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो एक बार आप लोग क्या कर लेंगे, सर्च करके लेकर के आएंगे, या जब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो हम तब कर सकते हैं। अभी के लिए आपके पास C3 साइकिल नहीं आएगी बनाने के लिए कि C3 साइकिल में क्या होता है, तो अभी हम C3 साइकिल को डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे हैं।
तो ये हमने बात की है फोटोसिंथेसिस के बारे में। अभी तक आप फोटोसिंथेसिस के बारे में जो जानते हैं, अब आपने ये समझा कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है इतनी सिंपल नहीं है जितनी हमें यहाँ पर जितनी अभी तक हमने पढ़ी थी। जब आप 11th में जाएंगे तब आप और अच्छे से समझेंगे फोटोसिंथेसिस में, जिसमें हम देखेंगे ऑक्सीजन की डिस्कवरी किसने की थी, जिसमें हम देखेंगे क्लोरोफिल की डिस्कवरी किसने की थी। अलग अलग जो डिस्कवरीज आपके पास आते हैं, अलग अलग एक्सपेरिमेंट आपके पास आते हैं, फिर आप यहाँ पर देखते हैं कि लाइट रिएक्शन डिटेल में समझेंगे। जैसे कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो क्या क्या वहाँ पर चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। या जो प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, अब फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 में डिफरेंस भी तो है। हमने कहा, हमने पढ़ा था पीएस सेकेंड, फोटो सिस्टम सेकेंड एंड पीएस फर्स्ट। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें क्लोरोफिल ए का ही डिफरेंस है। जैसे हमने कहा कि ये तो क्या है 680 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा, और ये क्या करेगा, ये क्लोरोफिल 700 नैनोमीटर की लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो क्या एक ही डिफरेंस है? नहीं, और भी डिफरेंस है। और डिफरेंस क्या? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इसका अलग होता है और इसका प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर अलग होता है। तो ये जो डिफरेंसेस है, जैसे फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 में क्या डिफरेंस होता है, ये सारी चीजें आपके पास आएंगी जब आप 11th में जाएंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना इनफ है। अब हमने फोटोसिंथेसिस पढ़ ली है, जो कि क्या है, यहाँ पे सपोसी पोषण है। अब हम समझ रहे हैं कि सपोसी पोषण का मतलब ये है कि किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म या किसी प्लांट पे ये डिपेंड नहीं है अपने फूड के लिए। ठीक है, तो ये तो है ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आप देख चुके हैं। यहाँ पे रॉ मटेरियल के बारे में, मेन इवेंट्स के बारे में हमने डिस्कस यहाँ पे कर लिया है। स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा के बारे में थोड़ा सा डिस्कस हम कर लेंगे कि स्टोमेटा क्या होते हैं। तो हम समझते हैं, जब हमने लीफ का यहाँ पे टीएस बनाया था, तो लीफ का टीएस हमने कैसे बनाया था यहाँ पे, तो जब हमने लीफ का टीएस बनाया था तो आपने कहा था ये है एपिडर्मिस, जिसको हम अपर एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। क्या है ये? अपर एपिडर्मिस है। अपर एपिडर्मिस के नीचे आते हैं पैलिसेड पैरेन्काइमा, जो कि ऐसे होते हैं कुछ सिलेंड्रिकल। इनके अंदर क्या होता है, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होगा, उसके अंदर क्लोरोफिल होगा, और यह है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा राउंड में। ठीक है, अगेन हमने कहा ये आते हैं लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, ये हमारे पास आते हैं लोअर एपिडर्मिस। अब यहाँ पर जो है आपके पास कुछ इस प्रकार की संरचनाएं आती हैं, ये अगर हम रेड में दिखाएं तो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। प्रकार के संरचनाएं, इन्हें हम रंध्र या छिद्र कहते हैं। ये ओपन भी रहते हैं, अभी तो आपको क्लोज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये ओपन भी रहते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको ये ओपन दिखाई दे रहा है। ओपन का मतलब है बाहरी वातावरण से जो चीजें हैं वो अंदर जा सकती है, और अंदर के वातावरण से चीजें बाहर यहाँ पर आ सकती हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। यही क्या है? स्टोमेटा है। लेबलिंग करेंगे अगर हम, तो ये अपर एपिडर्मिस है, ये हम जानते हैं। अपर एपिडर्मिस, ये दोनों मिलाकर के इन्हें हम कहते हैं मेसोफिल सेल। ये है लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस। और इसके अलावा यहाँ पर क्या होता है, आपने कहा यहाँ पे क्यूटिकल की लेयर होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब हमने कहा ये है स्टोमेटा, लेकिन कैसा स्टोमेटा है? क्लोज स्टोमेटा है, क्लोज स्टोमेटा। तो आपने कहा कि ओपन भी होते हैं क्या स्टोमेटा? हमने कहा हाँ, ये है ओपन स्टोमेटा। तो सिंपल सी चीज है, स्टोमेटा का काम है यहाँ पर बाहर की चीजें अंदर भेजना, अंदर की चीजें बाहर भेजना, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ मेसोफिल सेल्स और अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ लीफ। ठीक है, अब हमने कहा यहाँ पर जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो बाहर से अंदर क्या जाना चाहिए? यहाँ पे CO2 जाना चाहिए, और अंदर से बाहर क्या आना चाहिए? आपने कहा ऑक्सीजन आनी चाहिए। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? गैसेस एक्सचेंज यहाँ पर कहेंगे। ठीक है, इसके अलावा स्टोमेटा और क्या करते हैं? यहाँ पर एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर जो है, यहाँ पर अगर पानी ज्यादा हो जाता है तो ये पानी इन्हीं स्टोमेटा से बाहर निकल जाता है,
गैसीय फॉर्म में, और इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं। तो स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा के बेसिकली दो फंक्शन है, गैस एक्सचेंज में हेल्प कर रहा है और ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को करता है जिसे हम वाष्पोत्सर्जन भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर है, यही चीज हम यहाँ पर पढ़ लेंगे। हमने कहा स्टोमेटा आर पोर्स ऑन द लीव्स दैट हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। अच्छा, एक और चीज हम देख लेंगे, क्या स्टोमेटा लोअर सरफेस पे ही पाए जाते हैं, अपर पे नहीं पाए जाते? हमने कहा नहीं, अपर पे भी पाए जाते हैं, लेकिन अपर पे जो इनका नंबर होता है वो कम होता है एज कम्पेयर टू लोअर सरफेस, यानी कि लोअर सरफेस पे ज्यादा मिलेंगे, अपर सरफेस पे कंपैरेटिवली कम मिलते हैं। ठीक है, तो हमने कहा स्टोमेटा पत्तियों पर छिद्र होते हैं जो गैसों के आदान प्रदान में मदद करते हैं। दे आर मोस्टली फाउंड इन द अंडर साइड ऑफ द लीफ, ये ज्यादातर पत्ती के नीचे की तरफ पाए जाते हैं। ई स्टोमेटा गार्डेड बाय अ गार्ड सेल विच कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द पोर्स। ये किससे बने होते हैं, यहाँ पे गार्ड सेल से। गार्ड सेल कौन सी होती हैं, ये आपके गार्ड सेल हैं, ये गार्ड सेल हैं, इतना तो हमें भी समझ आ रहा है कि ये गार्ड सेल है। तो स्टोमेटा क्या है, जो बीच में जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पोर, ये जो ओपन है, ये जो क्लोज है, इसे हम स्टोमेटा कहेंगे। तो किससे मिल करके बना होता है, गार्ड सेल से मिल करके बना होता है। और हमने कहा द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शंस, आपने कहा। तो हमने कहा प्रत्येक रंध्र जो है वो गार्ड कोशिकाओं द्वारा संरक्षित किया जाता है, जो छिद्र खुलने और बंद होने को नियंत्रित करता है। द वाटर कंटेंट ऑफ द गार्ड सेल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर फंक्शन, यानी कि गार्ड कोशिकाओं में जल की जो सामग्री होती है वो उनके कार्य के लिए जिम्मेदार होती है। यानी कि ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए जो स्टोमेटा की है वो क्या होता है, यहाँ पे कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वाटर। अब इसका क्या मतलब है, थोड़ा स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग के बारे में अगर हम बात करेंगे, कोई स्टोमेटा ओपन या क्लोज कैसे होता है, आपने कहा वो गार्ड सेल पे क्या करता है, डिपेंड करता है। एक गार्ड सेल है जो इस प्रकार से है, ये स्टोमेटा है, ये गार्ड सेल्स है। ठीक है, अब आप देख रहे हैं ये स्टोमेटा कैसा है, क्लोज टाइप का है, क्लोज टाइप का आपको दिख रहा है। अब इसमें यहाँ पर जो इस स्टोमेटा को ओपन होना है तो इसके लिए क्या क्या चीजें होती हैं, आपने ना गार्ड सेल्स के अंदर होगा वाटर, ये है वाटर। अब यहाँ पर ये जो पानी होता है क्या, ये बाहर की ओर निकलता है, ऐसे बाहर की ओर क्या होगा, मूव करेगा। ठीक है, पानी क्या करेगा, बाहर की ओर मूव करेगा। जब पानी बाहर की ओर मूव करता है तो ये इसकी वॉल पे एक प्रेशर डालता है, जैसे कि ये पे हमारे पास क्या है, हमने कहा ये क्या है, हमारे पास गार्ड सेल्स है। ठीक है, अब ये क्या है, ये यहाँ पर पानी भरा हुआ है, अब ये पानी इधर की ओर मूव कर रहा है। जब ये इधर की ओर मूव करेगा तो इस वॉल पे प्रेशर लगेगा, ये जो वॉल है यहाँ पर इस पे प्रेशर लगेगा, यानी कि हमने कहा ये है गार्ड सेल। ठीक है, ऐसे ये गार्ड सेल है ऐसे। अब ये जो गार्ड सेल है इस पे पानी इधर की ओर प्रेशर करेगा, तो जब ये इधर की ओर प्रेशर करेगा तो ये ऐसे खींचेंगे, ये वॉल, ये जो वॉल है ऐसे खींचेंगे, जो गार्ड सेल्स की वॉल है, ऐसा होगा। जस्ट इमेजिन कीजिए कि ये है, हमने कहा स्टोमेटा। अब स्टोमेटा पे ये वाली जो वॉल है इस पे इधर की ओर प्रेशर लग रहा है, ये वाली जो वॉल है इस पे इधर की ओर प्रेशर लग रहा है। जब दोनों को अपोजिट प्रेशर लगेगा तो क्या ये ऐसे खुलेंगे, ये ऐसे खुल जाएंगे। तो ऐसा ही सेम होता है स्टोमेटा के साथ। स्टोमेटा के साथ आप देखेंगे ये ऐसे इधर की ओर बल्ज आउट हो जाती हैं और ये भी इधर की ओर बल्ज आउट हो जाएंगी ऐसे करके, क्योंकि पानी निकल रहा है तो प्रेशर लग रहा है ऐसे। ये स्टोमेटा है क्लोज और ये है ओपन। ठीक है, तो आपने कहा कि स्टोमेटा का खुलना या स्टोमेटा का बंद होना किस पे करता है, गार्ड सेल्स में प्रेजेंट जो वाटर है, गार्ड सेल्स में जो लिक्विड है, जो तरल है, उस पे डिपेंड करता है। तो जब पानी बाहर निकला तो इसने प्रेशर लगाया और ये जो गार्ड सेल्स है ये बल्ज आउट हो जाती हैं। जब ये बल्ज आउट, जस्ट इमेजिन कीजिए कि ऐसे खींच रहा है, जब ऐसे खींचेगा तो यहाँ से जो स्टोमेटा है वो खुल जाएगा, यहाँ से ये अलग हो जाएंगे। आपने कहा जब स्टोमेटा को ओपन से क्लोज होना होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो जाएगी कि पानी जो है वो अंदर की ओर यहाँ पर आएगा। जब पानी अंदर की ओर आता है तो ये जो खिंचाव है ये धीरे धीरे रिलैक्स होने लगेगा और यहाँ से ये जुड़ने लगेगा और अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाता है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो स्टोमेटा ओपन और क्लोज होते रहते हैं
मैक्सिमम टाइम जो स्टोमेटा है वो क्लोज रहते हैं, जब भी रिक्वायरमेंट होती है तो ही स्टोमेटा यहाँ पे क्या होंगे, ओपन होते हैं। क्लियर है इतना? अब पता चला स्टोमेटा के ओपन और क्लोज होने में गार्ड सेल्स कैसे रोल प्ले करते हैं, तो आपको क्या करना है, इसे ड्रॉ भी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात की है यहाँ पर स्टोमेटा के बारे में, यानी कि रंध्र के बारे में। आते हैं हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे, यानी कि परपोषी प्रकार का जो पोषण है। हमारी जो सेकंड लाइफ प्रोसेस यहाँ पर आएगी। और लाइफ प्रोसेस सेम ही है, न्यूट्रिशन है, लेकिन दो टाइप की है, जिसमें हमने ऑटोट्रॉफ कर लिया, स्वपोषी कर लिया, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा है। अब हम परपोषी के बारे में बात करेंगे। आपने कहा परपोषी जो है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, होलोजोइक होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं, पैरासिटिक होते हैं। होलोजोइक का मतलब यहाँ पर होता है कि जो यहाँ पर भोजन को क्या करते हैं, काट करके खाते हैं। आपने कहा एनिमल टेक्स इन सॉलिड फूड एंड ब्रेक डाउन इट इनसाइड द बॉडी। जैसे कि आपने कहा कि ऐसे जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कि जो पूरा का पूरा भोजन यहाँ पर ले लेते हैं और इन बॉडी के अंदर यहाँ पर क्या होते हैं, जो फूड है उसका क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। सैप्रोफिटिक आप जानते हैं ऐसे जीव जो यहाँ पर सड़े गले पदार्थों पर क्या करते हैं, अपना सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण लेते हैं। पैरासिटिक का मतलब होता है कि वैसे ऐसे जीव जो किसी भी दूसरे जीव के अंदर या बाहर रह करके उसके शरीर से अपना पोषण लेते हैं, परजीवी कहलाते हैं। तो तीन अलग अलग प्रकार के हमारे पास आते हैं। अगर हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पर, तो ये जो हमारी बेसिक सी चीजें हैं, जैसे कि डेफिनेशन के परपोषी पोषण क्या है, ये जो डेफिनेशन है इन्हें जल्दी से देखेंगे। हमने कहा द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स फूड फ्रॉम द अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि पोषण की वह विधि जिसमें एक जीव दूसरे जीव से भोजन लेता है उसे विषम पोषी पोषण हम कहते हैं। ऑर्गेनिज्म अदर देन ग्रीन प्लांट्स एंड ब्लू ग्रीन एल्गी फॉलो द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि हरे पौधे और नीले हरे शैवाल के अलावा अन्य जीव पोषण के विषम पोषी तरीके को यहाँ पर प्रयोग में लाते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन एंड पैरासिटिक। आपने कहा हेटेरोट्रॉफिक पोषण को तीन प्रकार में विभाजित किया जाता है, सैप्रोफिटिक, होलोजोइक और परजीवी यानी कि पैरासिटिक। सैप्रोफिटिक की बात करेंगे तो सैप्रोफिटिक ऐसे जीव होते हैं जो सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन यहाँ पर लेते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हमारे पास आते हैं फंगस, ठीक है, जो कवक होते हैं। आपने देखा होगा कवक हमेशा ऐसी जगह पे उगते हैं जहाँ पे सड़े गले पदार्थ रहते हैं, या सड़ी गली जैसे लकड़ियां रहेंगी, सड़े गले पत्ते रहेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी रहती है, तो वहां पर ऐसी चीजें उगती हैं। जैसे मशरूम आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे फंगस आपने देखी होगी कि जो ब्रेड होता है, जो रोटी होता है, उस पे उगते हैं जब वो बासी होकर के सड़ने लगता है। तो बेसिकली सड़े गले चीजों पर यहाँ पर ये उगते हैं, और इन्हें हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजर्स भी कहते हैं, यानी कि अपघटक भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं उनका अपघटन करते हैं। जैसे कि पत्ते हो गए हैं, जैसे कि बचा खाना हो गया है, जैसे लकड़ियां हो गई हैं, किसी की डेड बॉडी हो गई है, उससे अपना भोजन प्राप्त करेंगे और उसे क्या करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, उसका निम्नीकरण करते हैं। बेसिकली यहाँ पर आपने कहा इन्वायरमेंट को क्लीन करने में भी हमारी मदद करते हैं। तो क्या चीजें हमने पढ़ी है, आपने कहा इन सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन, the organism secrete the digestive juice on the food is digested while it is still to be ingested. The digested food is then ingested by organism. All decomposers follow saprophytic nutrition. Some insects like houseflies also follow this mode of nutrition. तो यहाँ पर होता क्या है, इंटरेस्टिंग तरीका है यहाँ पर फूड को लेने का, यानी कि भोजन ग्रहण करने का। पहले ये जो पाचक रस है वो भोजन पर डालते हैं, यानी कि भोजन बाहर है, अभी इन्होंने खाया नहीं है, ये भोजन पर पाचक रस का छिड़काव करेंगे, भोजन का पाचन बाहर ही हो जाता है, उसके बाद ये भोजन को ग्रहण करते हैं। तो यही चीज हमने कहा है कि जो सैप्रोफिटिक पोषण में क्या होता है, जिसे सैप्रोफिटिक को हम मृतोपजीवी पोषण भी कहते हैं। जीव भोजन पर पाचक रसों का स्राव करते हैं और भोजन पच जाता है, जबकि उसे ग्रहण करना बाकी होता है। पचा हुआ भोजन फिर जीवों द्वारा ग्रहण किया जाता है और सभी डिकम्पोजर सैप्रोफिटिक पोषण का, यानी कि परजीवी पोषण का पालन करते हैं। जैसे कि घरेलू मक्खियां और कुछ कीड़े भी इस प्रकार के पोषण का क्या करते हैं, यहाँ पे पालन करते हैं। इसके अलावा मेन हमारे पास क्या आते हैं, कवक आते हैं, जिसे आप फंगस कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मशरूम जो हमारा होता है, ठीक है, एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलिए, तो ये तो है यहाँ पे परजीवी प्रकार का पोषण, जिसमें ये है हमारे पास क्या है यहाँ पे, मृतोपजीवी प्रकार का पोषण। अब हमारे पास आएगा
नेक्स्ट, परजीवी प्रकार का पोषण, जिसमें हम पैरासिटिक न्यूट्रिशन देखेंगे। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में एक्चुअली में होता क्या है कि यहाँ पर कोई एक जीव किसी दूसरे जीव पे पूरी तरीके से निर्भर रहता है, या तो उसके शरीर के अंदर रहेगा या उसके शरीर के बाहर रहते हैं। जैसे कि आपने कहा कि अंदर का मतलब है, आपने देखा होगा हमारे जो इंटेस्टाइन यानी कि आंत में, हमारे जो बॉडी के अंदर कुछ ऐसे कृमि रहते हैं जो हमारे शरीर पे क्या करते हैं, यहाँ पे पोषण लेते हैं और हमें यहाँ पे नुकसान पहुंचाते हैं। तो इन्हें अंतः परजीवी कहते हैं, यानी कि एंडोपैरासाइट होते हैं ये। कुछ ऐसे पैरासाइट है जो शरीर के बाहर रहते हैं, जैसे लिख है या जूं है, वो शरीर के बाहर रहते हैं, सर में रहते हैं, तो शरीर के बाहर रहेंगे तो इन्हें क्या कहेंगे हम, एक्सोपैरासाइट कहेंगे, यानी कि बाह्य परजीवी कहेंगे। ठीक है। तो आपने कहा पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द ऑर्गेनिज्म विच लिव इनसाइड और आउटसाइड अवर आउटसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म यानी कि होस्ट एंड derive nutrition from it is known as a parasite, and this type of mode of nutrition is called a parasitic nutrition. For example, कसकटा, टिक एक्सेट्रा। आपने कहा वह जीव जो किसी अन्य जीव यानी कि किसी दूसरे जीव से, जिसे हम होस्ट कहते हैं, उसके शरीर के अंदर या बाहर रहता है और उससे पोषण प्राप्त करता है, तो वो जीव क्या कहलाता है, परजीवी कहलाता है। कौन सा, जो पोषण को ले रहा है वो परजीवी है, जिससे ले रहा है वो क्या होगा, होस्ट सेल होगा। और इस प्रकार पोषण को परजीवी, इस प्रकार के पोषण को परजीवी पोषण कहा जाता है। एग्जाम्पल कसकटा है, टिक है, एक्सेट्रा। अब ये जो आपने ये चीजें आप पढ़ रहे हैं, या आपने क्लास 6-7 में भी पढ़ा था, जब हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स एंड न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तब आप इन सारी चीजों को देख रहे थे कि पोषण के कितने प्रकार होते हैं। आपने देखा मृतोपजीवी पोषण, जिसे सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं, वो क्या होता है। आपने कहा पैरासिटिक न्यूट्रिशन यानी कि परजीवी पोषण, ये क्या होता है। ठीक है। आपने इंसेक्टिवोर्स प्लांट के बारे में भी बात की थी, जो कीटभक्षी थे। तो इसीलिए यहाँ पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि ये चीजें हम पहले भी पढ़ चुके हैं। आते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन पे। आपने कहा इन होलोजोइक न्यूट्रिशन द डाइजेशन हैपेंस इनसाइड द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज आफ्टर द फूड इज इंजेस्टेड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आपने कहा होलोजोइक पोषण में पाचन जीव के शरीर के अंदर होता है, यानी कि खाना खाने के बाद होता है। अधिकांश जो जीव होते हैं वो पोषण के इस तरीके को फॉलो करते हैं, इनकी पहले खाना खाया और उसके बाद क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा फूड का। ब्रेक डाउन का मतलब समझते हैं, जब हमने पढ़ा था पाचन, और पाचन की डेफिनेशन आपको बताई गई थी, तो आपने कहा था पाचन जो है उसका केमिकल ब्रेक डाउन और फिजिकल ब्रेक डाउन होता है। पहले फिजिकल ब्रेक डाउन होगा हमारे दांतों के द्वारा, फिर केमिकल ब्रेक डाउन होगा डाइजेस्टेड फूड के द्वारा। तो आपने कहा कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में जो ब्रेक डाउन होता है फूड का, वो इनसाइड द बॉडी होता है। फिजिकल है, ये केमिकल है। जब आप भोजन को ग्रहण करेंगे तभी वहां पर भोजन क्या होगा, छोटे छोटे पार्ट में टूटेगा। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को अगर हम थोड़ा सा डिटेल में समझें, तो हमारे पास टॉपिक आता है डाइजेशन। डाइजेशन जो कि आपने पहले भी यहाँ पर पढ़ा हुआ है। आपके पास एक इमेज आती है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम की। जैसे हमने कहा कि जब हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस, सबसे पहले हमने कहा था फोटोसिंथेसिस हो कहाँ रही है, हमने कहा लीफ में, तो हमने लीफ का स्ट्रक्चर देखा था। अब हमने कहा कि जो यहाँ पर परपोषी पोषण है या हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, उसका एग्जाम्पल हम लेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस की। ह्यूमंस में डाइजेशन कैसे होता है एक्चुअली में, चलिए, एक्चुअली में ये सारी लाइव प्रोसेस आपको बताई जा रही है कि फोटोसिंथेसिस किसी मृत पौधे में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि आपने किसी पौधे को काट करके फेंक दिया है, अब वो जो कटा हुआ पौधा है जो आपने अलग कर दिया है जड़ से, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रही है। आपने कहा उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। आप देखते हैं कि उसकी पत्तियां सूखने लगती हैं, मुरझाने लगती हैं, धीरे धीरे उसकी जो लकड़ियां हैं वो भी सूखने लगती हैं। तो आपने कहा फोटोसिंथेसिस क्या है, एक लाइफ प्रोसेस है, यानी कि एक ऐसा प्रक्रम है जो जीवित में ही पाया जाता है। सेम वैसा ही डाइजेशन भी है। आपने कहा डाइजेशन जो है वो जीवित व्यक्तियों में ही पाया जाएगा। आप डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ रहे हैं, मनुष्य में पाचन पढ़ रहे हैं, तो मनुष्य में जो पाचन होता है वो कैसे होगा, आपने कहा जो जीवित होंगे। जैसे किसी की डेथ हो गई है किसी ह्यूमन की, ऐसा नहीं कि उसके बाद भी उसमें डाइजेशन की प्रोसेस चल रही है। मतलब डाइजेशन तभी होगा जब इंसान क्या रहता है, जीवित रहता है। तो सबसे पहले तो जो हम देखते हैं, आपको आपको बनाना है डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जिसकी नोज बहुत अच्छी नहीं बनी है, लेकिन हमें मेनली क्या करना है, यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम बनाना है, जो कि हमें अच्छा बनाना है, ठीक है।
डाइजेशन जो है यहाँ पे, डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वो यहाँ से होता है, आपकी बक्कल कैविटी, जो ये बक्कल कैविटी होगी जिसे मुख गुहा कहते हैं, ये आपका फूड पाइप होगा, ठीक है, ये फूड पाइप आ गया है। ये हम यहाँ पे स्टमक बनाएंगे। ये मैं एक रफ डायग्राम बना रही हूँ क्योंकि ये आप घर से बना करके लेकर के आएंगे, ठीक है। ये हम यहाँ पे स्टमक बनाएंगे। ये छोटी आंत हमारे पास आ जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसे हम यहाँ पर कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास बड़ी आंत आएगी जिसे हम लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे, ऐसे, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ग्लैंड्स बनेंगे जिसे हम पैनक्रियास कहेंगे। ये हमारे पास आता है लिवर। और इसके अलावा हमारे यहाँ पर आपका जो मुंह होता है, मुंह के आसपास के जो रीजन्स होते हैं वहां पर भी कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क में होगा, आप एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बना करके लेकर के आएंगे डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है, क्योंकि पहले भी हमने बनाया है। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम जब हम बनाएंगे तो उसमें डाइजेस्टिव जो पार्ट्स है वो भी लिखेंगे, जैसे कि बक्कल कैविटी, ठीक है, मुख गुहा होती है, और मुख में क्या क्या होता है, आपके टीथ होते हैं, आपकी टंग होती है, और आपकी सल्फलाइवरी ग्लैंड्स होती हैं, 3 जोड़ी, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक टंग के नीचे होता है, ठीक है। फूड पाइप है, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन है, तो ये हमारे क्या आते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स आते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे और एक एक करके इनमें डाइजेशन के प्रोसेस को यहाँ पे देखेंगे। तो ये आपके लिए होमवर्क में होगा। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।